वेद तिवारी का नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थिति एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। 7 बड़े राष्ट्र, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राष्ट्र, भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। भारत एक परिचय। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े राष्ट्र रूस, चीन चौथे नंबर पे है, अमेरिका तीसरे नंबर पे है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राष्ट्र चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि यह पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। सीमाएं: उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है। पश्चिमी बिंदु भुज, गुजरात। पूर्वी बिंदु वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। भारत के पड़ोसी देश: पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पूर्वी में म्यांमार, बांग्लादेश। उत्तरी पूर्वी देश नेपाल, भूटान। उत्तरी देश चीन। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं: भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत व अफगानिस्तान ड्यूरंट रेखा। अफगानिस्तान व पाकिस्तान ड्यूरंट रेखा। जर्मन एवं पोलैंड हिडनबर्ग रेखा। जर्मन एवं फ्रांस मैगिनॉट रेखा। रूस एवं फिनलैंड मेन रहीम रेखा। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया 38वीं समांतर रेखा। यूएस एवं कनाडा 49वीं समांतर रेखा। भारत एवं श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य। अंश चैनल: 8 अंश चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। 9 अंश चैनल मिनिकॉय व मालदीव के बीच। 10 अंश चैनल अंडमान एवं निकोबार के बीच। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। बांग्लादेश की लंबाई 4096 किलोमीटर है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। अक्षांश एवं तप कटिबंध ये मैप के थ्रू दर्शाया गया है, देख लीजिए। अक्षांश एवं रेखा: 0 अक्षांश भूमध्यम रेखा। 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। 66.5 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक रेखा। 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। 66.5 दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक रेखा। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार का अंतर लगभग समान है, क्योंकि दोनों में ही 29 अंश का अंतर है। भारत की उत्तरी एवं दक्षिणी लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की
पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर जो कि उत्तर में है, दक्षिण में कन्याकुमारी, पश्चिम में गुजरात, अरुणाचल प्रदेश पूर्व में। भारत की कुल स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर है। समुद्र सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि को शामिल कर कुल समुद्र लंबाई 7,516.16 किलोमीटर है। सर्वाधिक सीमा से स्पर्श करने वाला राज्य 9 राज्य हैं। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे छोटी तट रेखा गोवा। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आइए देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा से उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध में एवं दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध में आता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है 82.5 पूर्वीय देशांतर। भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में लगभग 2 घंटे का अंतर है, यानी गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती हैं। भारत का न्यूनतम तापमान वाला स्थान लेह लद्दाख। भारत का अधिकतम तापमान वाला स्थान चुर जो कि राजस्थान में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसिनराम जो कि मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती हैं। यहाँ पे राज्य लिख गया है, यहाँ देश होना चाहिए था। नेपाल, भूटान, चीन। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरे हुए है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमाएं म्यांमार से स्पर्श करती हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, विभिन्न चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठारी भाग, समुद्र तटीय मैदान। पर्वतीय प्रदेश, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग हिमालय, दक्षिण का पर्वतीय भाग अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री। उत्तर का पर्वतीय भाग हिमालय। हिमालय शब्द से तात्पर्य है हिम का आलय। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। हिमालय का निर्माण इयोसीन से लेकर प्लेस्टोसीन काल तक माना जाता है। यह सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक लगभग 250 किलोमीटर की लंबाई में चापाकार तलवार की भांति में फैला है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की चौड़ाई 140 से 150 किलोमीटर है। हिमालय के पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ नागा, बम, पटकोई, मिजो, आराकाना योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार माना जाता है, जो भारत व म्यांमार के बीच सीमा रेखा बनाता है। भारत व म्यांमार के बीच आराकाना योमा सीमा रेखा बनाता है। आज जहाँ हिमालय पर्वत है, पहले वहाँ टेटिस सागर स्थित था। हिमालय को अल्पाइन क्रम का पर्वत कहा जाता है। अल्पाइन क्रम के पर्वत
नावीन वलित पर्वत, अफ्रीका एटलस पर्वत, उत्तरी अमेरिका रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका एंडीज पर्वत, यूरोप यूराल पर्वत, भारत हिमालय। विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत प्री कैम्बियन कैलोडियन काल में हुआ है। विश्व का नवीनतम वलित पर्वत शिवालिका। शिवालिका पर्वत प्लेस्टोसीन काल से माना जाता है। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय में है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका हिमालय। ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय। ट्रांस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है। इसका पता सर्वप्रथम स्वेन हैडन ने 1906 में लगाया था। ट्रांस हिमालय में स्थित चोटियां उत्तर से दक्षिण क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। लद्दाख का पूर्वी विस्तार ही कैलाश शिखर कहा जाता है। महान हिमालय, इसे हिमालय का सर्वोच्च भाग माना जाता है। चारों हिमालय में सबसे ऊंचा हिमालय महान हिमालय है। यह पश्चिमी में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों का बना है, जिसमें नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट जैसी चट्टानें हैं। बाह्य भाग कांतरित चट्टानों का बना हुआ है। महान हिमालय में स्थित चोटियां माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, यह नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, यह सिक्किम भारत में स्थित है। मकालू 8,481 मीटर, उत्तराखंड भारत में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर, उत्तराखंड भारत। नंगा पर्वत 8,126 मीटर है। अन्नपूर्ण 8,078 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, नामचा बरवा 7,756 मीटर। नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टेन काराकोरम, लद्दाख भारत में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च चोटियां माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर। लघु हिमालय या महान हिमालय के समांतर दक्षिण में विस्तृत है। इसे हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। लघु हिमालय में सर्वाधिक पर्वतीय स्थल स्थित होते हैं। लघु हिमालय के पर्वतीय स्थल शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, जकार्ता, रानीखेत, अल्मोड़ा। लघु हिमालय में स्थित चोटियां पीर पंजाल, नागा टिम्बा, महाभारत। उत्तर से दक्षिण की ओर चोटियों का क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, महाभारत श्रेणी। भारत की संरचना एवं उच्चावाच ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका, भवरा प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर, खादर, प्रायद्वीपीय भारत। शिवालिका हिमालय, शिवालिका विश्व की नवीनतम चोटी मानी जाती है। इसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ माना जाता है। यह लघु हिमालय के दक्षिण में फैली हुई है। यह पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत है। पोतवार बेसिन पंजाब राज्य में स्थित है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। डाफला, मिरी, अवोर, मिसमी ये चारों
अरुणाचल प्रदेश में स्थित चोटियां ये शिवालिक का विस्तार मानी जाती हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। सिडनी भूषण महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला है। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला है। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है। अनाईमलाई पर्वत अन्नामलाई पर्वत की एक चोटी अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर। विंध्य की सर्वोच्च चोटी गौमनपुर शिखर विंध्याचल। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ या 1350 मीटर अमरकंटक। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा 2637 मीटर। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्र गिरी 150 मीटर। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ 1365 मीटर। सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसुबाई 1646 मीटर। अंडमान की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक 728 मीटर। निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर 1642 मीटर। थुलियर पीक। टोडा जनजाति सबसे ज्यादा नीलगिरी पर पाई जाती है। विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। भारतीय दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पांजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश के दर्रे बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ये तीनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। उत्तराखंड के दर्रे मनाला उत्तराखंड, नीतिला दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेखला उत्तराखंड, थानला उत्तराखंड। सिक्किम में दर्रे नाथुला सिक्किम में, जेलेयाला सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे वोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांग्याय दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में स्थित दर्रे तुजू दर्रा मणिपुर में है। त्रिवेंद्रम में दर्रे सेनकोट्टा दर्रा त्रिवेंद्रम। दक्षिण भारत के दर्रे थालघाट दर्रा मुंबई से नासिक, भोरघाट दर्रा नासिक से पुणे, पालघाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच। भारत के सबसे पूर्वी छोर में स्थित दर्रा वोमेडिला दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे सर्वोच्च या ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा माना जाता है ये दर्रा लद्दाख व चीन के बीच रास्ता बनाता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत चोटी में स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता बनाता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा लेह से लद्दाख के लिए रास्ता बनाता है। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत चोटी में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता बनाता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से लद्दाख के लिए रास्ता बनाता है। दक्षिण का भाग अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित चोटी है। निर्माण युग प्री कैम्बियन से लेकर कैलोडियन काल तक निर्मित है। यह दिल्ली शहर से लेकर गुजरात के पालनपुर तक लगभग 850 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में स्थित है। अरावली का विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम है। आइए देखते हैं। दिल्ली में दिल्ली रिज, दिल्ली कटक। उदयपुर में जरगा की पहाड़ियाँ। अलवर में हर्षनाथ पहाड़ियाँ। टोडागढ़ जो कि राजस्थान में है। मारवाड़ की पहाड़ियाँ। राजस्थान का पूर्वी भाग बूंदी की पहाड़ियाँ। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कुम्हालगढ़। अरावली से निकलने वाली नदियाँ
माही, लूनी, बनास। माही नदी जो कि राजस्थान गुजरात में है। माही नदी जो कि राजस्थान और गुजरात में है। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत मलवा पठार पर स्थित है। ये गुजरात से लेकर कोसी नदी तक विस्तृत है। मलवा पठार का पूर्वी भाग महादेव पर्वत, मलवा पठार का मध्यवर्ती भाग मैकाल सेड़ी व पश्चिमी सिरा राजपीपला सेड़ी कहा गया है। यह रेंज लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। भारत की जल विभाजन रेंज विंध्यन रेंज है। विंध्यन को पूर्व में कैमूर रेंज भी कहा जाता है। विंध्यन रेंज से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, धशान, सतपुड़ा 7 समांतर मोड़ों में फैले होने के कारण इसे सतपुड़ा कहा जाता है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा स्थित है। नर्मदा व ताप्ती को सतपुड़ा अलग करता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, अमरकंटक, सह्याद्री, पश्चिम घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र से लेकर कुमारी अंतरीय तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। सह्याद्री एक भ्रंश कगार है। सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। पर्वत व उनके वर्तमान में स्थित स्थान अरावली जो कि अवशिष्ट पर्वत है। सह्याद्री भ्रंश कगार, नीलगिरी भ्रंशोत्तर पर्वत, शिवालिक नवीनतम पर्वत, उत्तर से दक्षिण को चोटियां का क्रम, नल्लामलाई, कुर्नूल, कुडप्पा जनपद आंध्र प्रदेश, पालकोडा हिल्स चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश, जावदी हिल्स तिरुवंतलूर उत्तरी आर्कट जिला तमिलनाडु, शिवराय हिल्स सलेम तमिलनाडु, नीलगिरी कोयम्बटूर तमिलनाडु, पालनी हिल्स डिंगडुंगुला तमिलनाडु, अन्नामलाई अन्नामुडी तमिलनाडु, कोडेमम हिल्स इलायची की पहाड़ियां केरल व तमिलनाडु के बीच हैं। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय का निर्माण एशिया प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ था। एडवर्ड स्वेज के अनुसार उत्तर का विशाल मैदान गर्त में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के जमाव से निर्मित हुआ है। उत्तर का विशाल भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। उत्तर के विशाल मैदान में स्थित राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। विशाल मैदान निम्न भाग भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर, खादर, भूड। भाबर प्रदेश यह शिवालिक के दक्षिण में उसके समांतर फैला हुआ प्रदेश है। यहाँ नदियां विलुप्त सी हो जाती हैं। यहाँ क्षेत्र अत्यंत ही पथरीला है। यहाँ कंकड़ पत्थर से ढकी हुई जमीन देखी जा सकती हैं। यहाँ कृषि के लिए अनुपजाऊ होती हैं। एग्जाम्पल देहरादून, अरमोंड व मुरादाबाद का ऊपरी क्षेत्र। तराई प्रदेश का विस्तार बाबर प्रदेश के दक्षिण में समांतर रूप में देखने को मिलता है। यह लखीमपुर खीरी से लेकर गोरखपुर तक एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। यहाँ नदियां पुनः प्रकट होने लगती हैं और दलदल का निर्माण होता है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक होने के कारण मलेरिया रोग बहुतायत पाया जाता है। बागर प्रदेश यह क्षेत्र तराई प्रदेश के ठीक दक्षिण में फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी को पुरातन जलोढ़ कहा जाता है। यह पहले नदियों के बाढ़ का पानी पहुंच जाता था, परंतु अब यह क्षेत्र नदियों द्वारा परित्याक्त है। एग्जाम्पल उन्नाव, बागरमऊ, बागर, पुरातन जलोढ़। यहाँ कंकड़ का जमाव पाया जाता है। खादर इसे नवीनतम जलोढ़ कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष नदियां बाढ़ का जल एकत्रित करती हैं। प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मृदा को परत जमा होती रहती हैं। एग्जाम्पल हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ। खादर नवीनतम जलोढ़ है। भूड़ यह बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ बालू के ढेर देखने को मिलते हैं। यहाँ जमीन बंजर सरखी होती है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण पंजाब जो कि हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान,
ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। दक्षिण का पठारी भाग, प्रायद्वीपी भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। क्रिटेशियस काल में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण लावा का विस्तृत जमाव हुआ है, जिससे कि प्रायद्वीपी भारत का निर्माण हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह काली मिट्टी का अधिकतर है। लावा का लहरदार जमाव ट्रैप कहलाता है, अतः इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसमें निम्न पठारी क्षेत्र आते हैं: मलवा का पठार, अरावली की उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेला खंड का पठार, मेघालय का पठार, दंडकर्ण क्षेत्र, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार। समुद्र तटीय मैदान, भारत के समुद्र तटीय भाग को दो भागों में बांटा गया है: पश्चिमी तट, पूर्वी तट। पश्चिमी तट यह भारत का सबसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, जो अरब सागर व खंबात की खाड़ी से लेकर केरल व तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। ये मैप के थ्रू दर्शाया गया है, देख लीजिए। गुजरात से लेकर कैप कैमोरीन तक यानी कन्याकुमारी अंतरीय तक हिस्सा पश्चिमी तट माना जाता है। भारत के समूहों, भारत में कुल 247 द्वीप समूह माने जाते हैं। 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, 36 द्वीप अरब सागर में, 7 द्वीप मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। अरब सागर में जितने भी द्वीप स्थित हैं प्रबल निर्मित हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को शिवालिक का विस्तार माना जाता है। इनकी उत्पत्ति टर्शियरी युग की मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अर्धचंद्राकार हैं। इनका क्षेत्रफल 8,326 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 10 अंश चैनल को अंडमान द्वीप व निकोबार द्वीप विभाजन माना जाता है। अंडमान द्वीप दक्कन पास अंडमान को दो भागों में विभाजित कर देता है: बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान। अंडमान की सर्वोच्च चोटी माउंट सैंडल पीक 728 मीटर की है। अंडमान के निम्नलिखित भाग: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, स्टलैंड द्वीप, बखंड द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम अंडमान में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। ये लगभग 262 वर्ग किलोमीटर विस्तृत हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: कार निकोबार, कामोरेटा, लघु निकोबार, ग्रेटर निकोबार, ननकोंडी, कछाल, टेरसा। अरब सागर के द्वीप, इसमें कुल 36 द्वीप आते हैं, जिसमें से केवल 10 आबाद हैं, शेष जल शून्य माने जाते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप, मालदीव, मिनिकॉय ये तीनों ही प्रबल निर्मित हैं। अरब सागर का मोती जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। तो अपवाह तंत्र, पूर्ववर्ती नदी, ऐसी नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व हो चुकी थी। एग्जाम्पल: सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, अरुणा जिसे कोशी नदी भी कहते हैं, विहांग प्लस लोहिता मिलकर बनती है ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप: चंबल नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बनास नदी। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जिसमें मुख्य नदी से अनेक सहायक नदियां मिल जाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। आयतकार अपवाह प्रतिरूप: कोशी नदी, विंध्य नदी। भारत में सर्वाधिक मिलने वाला अपवाह प्रतिरूप आयतकार है।
आर्य प्रतिरूप। इसमें नदियां किसी एक स्थान से निकलकर चारों ओर बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, तीनों मिलकर अमरकंटक में। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन नदी उत्तर की ओर, महानदी पूर्व की ओर बहती है। नर्मदा व ताप्ती नदी पूरब की ओर बहती है। अनुवर्ती नदी ऐसी नदियां जो अपने ढाल का अनुसरण कर बहती हैं, उन्हें अनुवर्ती नदी कहते हैं। भारत का अधिकांश नदियां अनुवर्ती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, सिंधु। भारत की खाड़ी में गिरने वाली नदियां माही, साबरमती। कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां लूनी, बनास। एस्चुअरी बनाने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, हुगली, स्वर्णरेखा, पेन्नार। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी अंकलेश्वर नदी है। अपवाह तंत्र देखते हैं। अपवाह तंत्र 3 भागों में डिवाइडेड है। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र देखते हैं। गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, चंबल, सेन। सिंधु नदी तंत्र सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, सनकोश, मानस, सुबनसारी। ये सभी नदियां इन तीनों नदियों की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत पर स्थित बोखराचू गलेश्वर से माना जाता है। सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर के बीच बहती है। सिंधु नदी हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई 790 किलोमीटर है। कटक के निकट काबुल नदी इसमें मिल जाती है। कटक पाकिस्तान में स्थित है। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियां सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, काबुल, द्रास, हुजा, गिलगित, श्योक। दो नदियों के बीच के स्थान को दो आप कहते हैं। बिष्ट दो आप से मिलकर ब्यास प्लस सतलज से मिलकर बिष्ट दो आप बनता है। बारी दो आप ब्यास प्लस रावी से मिलकर बनता है। रचना दो आप रावी प्लस चीनाब से मिलकर बनता है। चाझा दो आप चीनाब प्लस झेलम से मिलकर बनता है। अंततः कराची पाकिस्तान के निकट सिंधु अरब सागर में गिर जाती है। सतलज नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री है। सतलज का उद्गम कैलाश पर्वत में स्थित मानसरोवर के निकट रॉकस्थल से हुआ माना जाता है। सतलज रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। सतलज की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भाखड़ा 1500 किलोमीटर नागल बांध है। बांध जलाशय, नागल का मतलब विद्युत केंद्र। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हरिके बैराज के निकट सतलज में ब्यास के जल को मिलाकर निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। चीनाब नदी का प्राचीन नाम अश्वनी है। उद्गम बड़ा लाचा दर्रा, जास्कर पर्वत। चीनाब नदी को 2 भाग में बांटा गया, चंद्र प्लस भागा, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रनगर नदी कहा जाता है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से हुआ है। रावी चीनाब में मिल जाती है। रावी की कुल लंबाई 700 किलोमीटर है। व्यास व रावी नदी का उद्गम एक ही है। व्यास का जल सतलज में मिला दिया जाता है। व्यास की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग के निकट शेष नाग झील से माना जाता है। बनिहाल दर्रे के निकट या वूलर झील व
जम्मू कश्मीर घाटी के दोनों के बीच बहती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा की लंबाई 2550 किलोमीटर है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1300 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम गौमुख गंगोत्री से हुआ है। गंगा का वास्तविक उद्गम मैप के थ्रू दर्शाया गया है। अलकनंदा व भागीरथी देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं या संयुक्त धारा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में गंगा के नाम से प्राप्त होती है। अलकनंदा की सहायक नदियां धौली गंगा, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, पिंडर नदी। गंगा में मिलने वाली नदियां गोमती गाजीपुर के निकट, घाघरा छपरा के निकट, सोन पटना के निकट, यमुना प्रयाग के निकट। गोमती एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की फुल्लर झील से हुआ माना जाता है। गंगा निम्न स्थानों से होकर बहती है। गंगा मेरठ, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर व बलिया से होकर बहती है। गंगा पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा की सहायक नदी देखते हैं यमुना, सोन, रामगंगा, हुगली, माता टीला, गोमती, भागीरथी, कोशी, महानंदा, गंडक, अलकनंदा। बंगाल का शोक हुगली को कहा जाता है, बिहार का शोक कोशी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को। अलकनंदा प्लस भागीरथी को मिलाकर देवप्रयाग बनता है। विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलता है। पिंडन नदी अलकनंदा बराबर कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा को मिलाकर नंद प्रयाग, प्रयाग का मतलब मिलना होता है। यमुना नदी उद्गम बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यमुना गंगा की विशालतम सहायक नदी है। यमुना की कुल लंबाई 1384 किलोमीटर है। इलाहाबाद में यमुना गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, धासान, रिहन, हिंडन, टोंस, गिरी, आसान। घाघरा नदी, इसे पश्चिम में नेपाल में कारनाली कहा जाता है। उद्गम गुरला माधंत मानसरोवर के दक्षिण में स्थित है। मानसरोवर कैलाश में स्थित है। घाघरा नदी भारत में सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। घाघरा को सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। काली नदी, इसका उद्गम मिलाम हिमनद। काली नदी के उपनाम शारदा, गौरी गंगा, सरजू नदी, चौका नदी। जब शारदा नदी भारत व नेपाल सीमा पर बहती है तो इसे काली नदी कहा जाता है। बहरम घाट बाराबंकी में घाघरा के मिलने से पहले यह चौका कहलाती है। शारदा नदी नेपाल व पीलीभीत के बीच एक सीमा बनाती है। लखीमपुर खीरी में इसकी 4 शाखाएं हैं। उल, चौका, दाहोर, दहावर जिसे दहौरा भी कहते हैं, सुहेली। गंडक नदी, इसे नेपाल में सालिग्रामी कहा जाता है। मैदानी भागों में यह नारायणी के नामों से जानी जाती है। यह बिहार के चंपारण से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसका उद्गम नेपाल हिमालय के धौलागिरी पर्वत से होता है। सहायक नदियां त्रिशूल गंगा, बूढ़ी गंडक जिसे काली गंडक भी कहते हैं। सोनपुर बिहार में गंगा से मिल जाती है। सोनपुर पशु मेला के लिए जाना जाता है। इसे अरुणा नदी भी कहा जाता है। अरुण नदी का उद्गम गोसाई थाना से माना जाता है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह महाभारत व शिवालिक श्रेणी के बीच बहता है। नर्मदा नदी उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से माना जाता है। यह विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच बहती है। यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह एस्चुअरी बनाती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। यह अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है।
धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा भेड़ा घाट के निकट करती है। नर्मदा की सहायक नदियां तावा, दूधी, शक्कर, कोलार, वरुणा, हिरन, बुढ़नेर, बंजार। ताप्ती नदी उद्गम यह मध्य प्रदेश के बैतूल पठार से निकलती है। यह भी पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अपोहा क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यह भी एस्चुरी बनाती है। सहायक नदियां अमरावती, बैतूल, पूर्ण। महानदी इसका उद्गम अमरकंटक के दक्षिणी छोर से ही माना जाता है। अपोहा क्षेत्र उड़ीसा व छत्तीसगढ़ हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है। महानदी की सहायक नदियां तेल, लौंग, जोक, हंसोदो, मांड। गोदावरी नदी गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। उद्गम नासिक के त्रयंबकेश्वर पठार से हुआ है। गोदावरी की सहायक नदियां वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी, प्रवारा, प्राणहिता। कृष्णा नदी इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट से माना जाता है। लंबाई 1400 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां भीमा, कोयना, वरुणा, दूधगंगा, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, येरला। कावेरी नदी उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी क्षेत्र से हुआ है। कावेरी की लंबाई 760 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर ही बना हुआ है। कावेरी की सहायक नदियां हेमावती, लोकपावनी, अर्कवती, अमरावती। लूनी नदी उद्गम इसका अरावली पहाड़ी से हुआ है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र थार का मरुस्थल है। लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। यह नदी थार के मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है। लूनी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां सुरसती, बूंदी, सुक्री, जवाई। दामोदर नदी उद्गम छोटा नाग पठार से हुआ है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण हुआ है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है। हुगली गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के जनपावा पहाड़ी से हुआ है। अपोहा क्षेत्र मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, राजस्थान, झलवाड़ा, कोटा, बूंदी, धौलपुर। पौराणिक नदी का यह प्राचीन नाम चम्रावती है। चर्मवती लंबाई 960 किलोमीटर। चंबल में बिहार क्षेत्र का निर्माण किया गया है। भारत का सर्वाधिक गलीय अपर्दान वाला क्षेत्र चंबल बेसिन है। चंबल नदी पर निर्मित बांध राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में है, गांधी सागर बांध ये भी राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान। चंबल की सहायक नदियां काली, सिंध, सिवान, बनास। बेतवा नदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के भोपाल से हुआ है। अपोहा क्षेत्र भोपाल, ग्वालियर, झांस, जलौन, हामिरपुर। हामिर के निकट यह यमुना में मिल जाती है। बेतवा नहर हामिरपुर से निकाली गई है। लंबाई 480 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी इसका उद्गम मानसरोवर जो कि कैलाश से है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। दिहांग नदी व लोहित नदी पासी घाट के निकट मिलकर ब्रह्मपुत्र बनाती है। लंबाई 2900 किलोमीटर है। अपोहा क्षेत्र चीन जो कि तिब्बत में है, भारत व बांग्लादेश में बहती है।
अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे यमुना कहा जाता है। सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र तीनों का उद्गम स्थल एक है, परंतु सिंधु व सतलज पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बहती है। असम में सदीपा के निकट इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। मांजुली द्वीप बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह ब्रह्मपुत्र पर निर्मित है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। सुंदरवन के निकट पश्चिम बंगाल। डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मानस, सुबनसारी, तिस्ता, सनकोस, रामगंगा। इसका उद्गम कुमायूं हिमालय नैनीताल से हुआ है। लंबाई 600 किलोमीटर। नजीबाबाद बिजनौर से यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। कन्नौज हरदोई में यह गंगा से मिल जाती है। माही नदी यह गुजरात में बहती है। इसका उद्गम अमझारा विध्यांचल। यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उकाई परियोजना माही नदी पर निर्मित है। झीलें, विवर्तनिक झीलें, ऐसी झीलें जिनका दरार एवं भ्रंशन से हुआ है। एग्जाम्पल, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। नौकुचिया झील उत्तराखंड। ये झीलें कश्मीर व कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ज्वालामुखी झीलें, जिसे क्रेटर झील भी कहते हैं। ज्वालामुखी के क्रेटर में जल भर जाने से ज्वालामुखी झील का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, बुड़वाना झील जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। अनूप झील इसे लैगून झील भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अष्टमुखी झील जो कि केरल में है। बेबनान झील केरल, चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। वायु निर्मित झीलें, साभर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, पंचभद्रा झील राजस्थान, लून कासर झील राजस्थान, डल झील श्रीनगर, हिमाकत सागर झील हैदराबाद, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, काली बैली झील पांडुचेरी, फुल्लर झील पीलीभीत, लोकटक झील मणिपुर, ओस्मान सागर हैदराबाद, पुष्कर झील अजमेर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। जलप्रपात, जोग प्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। गर सोत्पा महात्मा गांधी जलप्रपात पर बना हुआ है। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी। चुलिया चंबल प्रपात चंबल नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। मंकी प्रपात कोयम्बटूर। विशप प्रपात मेघालय। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग प्रपात है। भारतीय भूगोल में जलवायु पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो ध्यान से देखते व सुनते हैं। जलवायु, जल प्लस वायु से मिलकर जलवायु बनता है। जलवायु वर्षा, तापमान, पवनों का प्रवाह, मृदा। भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसून शब्द पवनों के प्रवाह को इंगित करता है। इसमें पवनों को प्रवाह 6 माह का होता है। पवने 6 माह तक स्थल मार्ग से जल मार्ग की ओर एवं 6 माह तक जल भाग से स्थल भाग की ओर चलती हैं। मानसून केवल पवनों के प्रवाह को व्यक्त करता है। मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अरब भूगोल बेताओ ने किया था। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमी से मिलकर बना हुआ है। मानसून की खोज हितपल्स द्वारा की गई है। मानसून का वृहत एवं सटीक वर्णन आलमसूदी द्वारा किया गया है। भारत की जलवायु पर 2 कारकों का प्रभाव पड़ता है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। हिमालय पर्वत एशिया से आने वाली ठंडी पवनों से
भारत की रक्षा करता है एवं हिंद महासागर इसे उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करता है। भारतीय मानसून को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। शीतकालीन, जिसे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। ग्रीष्मकालीन, दक्षिण से पश्चिम मानसून। भारत में ऋतुएं, उत्तर से पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के अंतर्गत दो ऋतुएं आती हैं। शीतकाल 1 दिसंबर से 15 मार्च तक माना जाता है। ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 31 मई तक माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अंतर्गत भी दो ऋतुएं आती हैं। वर्षा ऋतु 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। प्रत्यावर्तन काल या लौटता हुआ मानसून 1 अक्टूबर से 30 नवंबर। शीतकाल 1 दिसंबर से 15 मार्च तक। भारत में शीत ऋतु सामान्यतः 2 सामान्य रहती हैं, परंतु कभी-कभी शीतलहर का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तापमान ठंडे महीने जनवरी फरवरी, औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, पवनें शुष्क होती हैं। आसमान साफ रहता है। वर्षा सामान्यतः भारत में शीत ऋतु शुष्क रहती हैं, अर्थात वर्षा नहीं होती है। भारत में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश होने के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनें होती हैं, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती हैं। ये फारस की खाड़ी, ईरान, इराक, सीरिया से होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा उत्तरी भारत में होती है। उत्तरी भारत का मतलब पंजाब, जम्मू कश्मीर। ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 31 मई। तापमान ग्रीष्म ऋतु भी शुष्क व उष्ण होती है। औसत तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत का सर्वाधिक गर्म महीना जुलाई का होता है। पवने ग्रीष्म काल में लू चलना मुख्य लक्षण है। वर्षा कभी कभी ग्रीष्म काल में वर्षा भी हो जाती है। कर्नाटक में यह वर्षा कहवा की फसल के लिए लाभदायक हो जाती है, अतः इसे यहाँ चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ग्रीष्म काल में तेज आंधियाँ आती हैं, जिन्हें पश्चिम बंगाल में नावेस्टर या काल वैशाखी कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा ऋतु 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। जून माह के आते आते सूर्य उत्तरायण हो जाता है। वह कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, जिससे कि पेशवर पाकिस्तान के निकट निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। यही निम्न दाब का क्षेत्र वर्षा के लिए अनुकूल दशाएं बनाता है। व्यापारिक पवनें भूमध्यम रेखा को जैसे ही पार करती हैं, कोरियोल्स बल के कारण उनकी दिशा उत्तर से पूर्व से बदलकर दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी का मानसून कहा जाता है। प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण यह मानसून दो भागों में बंट जाता है। अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। पहली बारिश 1 जून को केरल के महेंद्रगिरी पर्वत से टकराकर होती है। अरब सागर का मानसून यह सागर पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वाधिक वर्षा करती है। यह लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस शाखा से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में वर्षा होती है। भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा है, जहां पर सूखा भी पड़ता है, बाढ़ भी आती है और चक्रवात से भी ग्रसित होते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। कर्नाटक का पूर्वी हिस्सा, इलायची की पहाड़ियां कर्णिमान हिल्स केरल व तमिलनाडु के बीच स्थित है। यहाँ भी वृष्टि छाया प्रदेश का हिस्सा है। नागपुर में बंगाल की खाड़ी का मानसून व अरब सागर का मानसून दोनों मिल जाते हैं। दोनों के मिलने के बाद चक्रवाती वर्षा होती है। खंबात की खाड़ी व कच्छ की खाड़ी में उष्ण चक्रवात आते हैं। कांधला बंदरगाह गुजरात उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक विनाश सहन करता है। कांधला एक ज्वारीय बंदरगाह है।
बंगाल की खाड़ी का मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इस शाखा से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा मानसिन राम जो कि मेघालय में है होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर। यह मेघालय राज्य में स्थित है। अरब सागर का मानसून चक्रवाती वर्षा करता है, जबकि बंगाल की खाड़ी का मानसून पर्वतीय वर्षा करती है। मलवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है। भारत में मानसून की सर्वाधिक अवधि यानी रुकने का समय तमिलनाडु में है तथा सबसे कम समय का तक मानसून पंजाब में रुकता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है, यानी पर्वतों से टकराकर होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल सितंबर माह तक सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, फलतः निम्न वायु दाब का केंद्र भी बदल जाता है। सितंबर के पहले प्रथम सप्ताह में मानसून राजस्थान के पश्चिमी भाग से लौटने लगता है। भारत में लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु पर होती है। 21 मार्च बसंत विषुव, 21 सितंबर शरद विषुव। इस तारीख को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं। जेस्ट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये अत्यंत वेग से चलने वाली पछुआ पवनें हैं जो पश्चिमी से पूर्व की ओर चला करती हैं। ये मुख्यतः 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावित होती हैं। इनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय राजबी द्वारा की गई। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तापमान एवं वर्षा के आधार पर कोपेन ने भारत को 9 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। आधार औसत मासिक वर्षा, औसत मासिक तापमान, औसत वार्षिक वर्षा। 3 मुख्य प्रदेश हैं। आर्द्र प्रदेश जिसे ए से डिनोट किया गया है, शुष्क प्रदेश जिसे बी, आर्द्र शुष्क प्रदेश सी और डी। आर्द्र मरुस्थल एस ए, मरुस्थल डब्ल्यू, साल भर वर्षा एफ, शुष्क मानसून एम, शुष्क शीत ऋतु डब्ल्यू, उष्ण कटिबंधीय सावना जलवायु ए डब्ल्यू जलवायु निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं: झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सावना अफ्रीका में पाई जाने घास घास है। उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु AMW, कोकड़ा तट, मलवाड़ा तट, पश्चिमी तट, त्रिपुरा, मिजोरम। उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु AS जो कि कोरमंडल तट तमिलनाडु में होती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, कर्नाटक, तमिलनाडु का वृष्टि छाया प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु BWHW, थार का मरुस्थल जो कि राजस्थान, जैसलमेर राजस्थान, गंगानगर राजस्थान, बीकानेर राजस्थान में है। मध्य तापीय जलवायु CWG, गंगा का मैदान। लघु ग्रीष्म अर्ध शीत जलवायु प्रदेश DFC, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ध्रुवीय जलवायु जिसे ई से दर्शाया गया है और ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। टुंडा तुल्य जलवायु सी से दर्शाया गया है जो कि लद्दाख में पाया जाता है। आज हम लोग भारतीय भूगोल में भारतीय मृदा पढ़ेंगे। भारतीय मिट्टियाँ किसी भी देश की जलवायु का अभिन्न अंग मानी जाती हैं। वायलर एवं होलकर ने भारतीय मृदाओं को निम्न भागों में बांटा है: जलोढ़ दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का औसत मृदा भाग प्रतिशत में: जलोढ़ दोमट मृदा 43.6% भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी 18.4% भाग पर पाई जाती है। काली मिट्टी 15.2% भाग पर पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी 3.7% भाग पर पाई जाती है।
मरुस्थलीय मिट्टी 7.2% भाग पर पाई जाती है। अन्य शेष भाग। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदा भारत का सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। यह भारत के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। यह नदियों के द्वारा बहकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनती है। इसे बागर एवं खादर में बांटा गया है। विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ तक माना जाता है। इसमें चूना एवं पोटास की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अभाव अधिक होता है। इसमें मुख्यतः गेहूं, धान उपजाया जाता है। अब इसमें गन्ना, तिलहन आदि भी उगाया जा रहा है। लाल मिट्टी। यह भारत का दूसरा विशालतम मृदा वर्ग है। यह मृदा लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। आयरन ऑक्साइड एवं उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसमें मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं। एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, मक्का। काली मिट्टी भारत का द्वितीय विशालतम मृदा वर्ग है। यह भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। घास के मैदान में पाई जाने वाली काली मिट्टी चेरेनोजम कहलाती है। इस मृदा में कपास की खेती अधिक किए जाने के कारण इसे कपास काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। यह गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर चटक जाती है, अतः इसमें दरार पड़ जाते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली लावा के जमाव से होता है। इसमें जैव पदार्थ का अभाव रहता है, जीवाश्मों का अभाव। इसमें लौहांश की अधिकता रहती है। विस्तार महाराष्ट्र सर्वाधिक होता है। कर्नाटक, गुजरात, मलवा का पठार। उगाई जाने वाली फसलें कपास, चाय, रबर, कहवा, सोयाबीन, मसाले। कौन सा कथन काली मिट्टी के लिए सही नहीं है? इनका विस्तार वेस्टलट चट्टानों पर हुआ है। ये महाराष्ट्र में सुविस्तृत हैं। ये जैव पदार्थ में संपन्न व लोह में विपन्न है। स्वतः कृषि मिट्टी है, तो इसमें सी वाला गलत है। जैव पदार्थ में संपन्न व लोह में विपन्न है, ये गलत है और ये तीनों सही हैं। लेटराइट मिट्टी भारत में लगभग 1.20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। लेटराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा है। इनका रंग भी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। भारत में लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। अन्य विस्तार अरावली, सह्याद्री, नीलगिरी, राजमहल पहाड़ियाँ। यह मिट्टी पहाड़ियों की ढालों पर प्रमुखता से पाई जाती हैं। सर्वाधिक निचलित मिट्टी लेटराइट में पाई जाती है। इसमें मुख्यतः चाय एवं कहवा के बागान लगाए जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा, इनका विस्तार लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपजाऊ मानी जाती है। इनका विस्तार पश्चिम पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसमें मूंगफली व सरसों आदि का उत्पादन किया जा रहा है। तिलहन के उत्पादन के लिए राजस्थान सबसे आगे है। दालों के उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। क्षारीय मृदाएं, इन्हें रेह कलहर व चौपन के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रयोग धोबी लोग कपड़े धोने में भी कर लेते हैं। इसे उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान में है।
प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक लवड़ी मृदा गुजरात। मृदा प्रदान भौतिक कारकों द्वारा भूपर्यटी ऊपरी परत पर पाई जाने वाली मृदा का धीरे धीरे क्षरण होने मृदा प्रदान कहा जाता है। मृदा प्रदान को किसानों की मौत जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। मृदा प्रदान को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जा गया है। मृदा प्रदान के प्रकार परतदार अप्रदान, गलीय अप्रदान, अवनालिका प्रदान। परतदार अप्रदान भौतिक कारकों द्वारा जब मृदा की ऊपरी परत धीरे धीरे कटने लगती है तो इसे परतदार अप्रदान कहा जाता है। एग्जाम्पल, खाली पड़ी जमीन, चरगाह, ढलुए खेत। परतदार अप्रदान को सर्वाधिक खतरनाक अप्रदान माना जाता है। गलीय अप्रदान जब मृदा अप्रदान छोटी छोटी नालियों के रूप में होते हैं तो इसे गलीय अप्रदान कहा जाता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में पड़ता है। अवनालिका अप्रदान जब गलीय अप्रदान के बड़े रूप होते हैं तो ये छोटी छोटी नालियां बड़ी हो जाती हैं, इसे अवनालिका अप्रदान कहा जाता है। भारत में अवनालिका अप्रदान से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल घाटी क्षेत्र या मलवा पठार माना जाता है। भारत में बंजर उत्खत भूमि के क्षेत्र पंजाब में शिवालिका का पश्चिमी ढाल, दक्षिणी पश्चिमी ढाल, चंबल व उसके सहायक नदियां का दोआब क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, राजमहल पहाड़ियां, खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है। विश्व में कुल 40% भूभाग पर मरुस्थलीय पाया जाता है। वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र हरियाणा, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, भवानी। पंजाब फिरोजपुर, कपूरथला। उत्तर प्रदेश आगरा, इटावा, मैनपुरी, मथुरा। प्राकृतिक वनस्पतियां वन। पर्यावरण की दृष्टि से समस्त भूभाग पर 33% भाग पर वन आवश्यक है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत के लगभग 23% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। विश्व में सर्वाधिक वन रूस में सर्वाधिक वन वाला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। सर्वाधिक सघन वन अमेजन बेसिन ब्राजील। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। सबसे कम वन प्रतिशत वाला राज्य हरियाणा, पंजाब। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। ये 2012 का है, आपको करंट के हिसाब से ये वन क्षेत्र पढ़ना होगा। अब इसके आगे विश्व का कुल वन क्षेत्र 4033 लाख हेक्टेयर है जो कुल भू क्षेत्र करीब 31% है। विश्व में वनों का औसत प्रति व्यक्ति आकलन 0.6 हेक्टेयर के स्तर पर है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों में वनवारण यह के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% है, जबकि भारत में यह 23% है। भूटान, श्रीलंका एवं नेपाल में वनवारण प्रतिशत भारत से अधिक है। सूडान के विभाजित होने के बाद शीर्ष देशों में वनवारण को लेकर भारत 9वें स्थान पर आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, चौड़ी पट्टी वाले उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, कांटेदार वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। ये वन अत्यंत सघन होते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले सदाबहारी वृक्षों की अधिकता रहती है, जैसे वृक्ष बांस, तार, रबर, महोगनी, एबोनी, रोजवुड़ा, वेत। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान निकोबार। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। ये ग्रीष्मकाल की शुरुआत में ही अपनी पत्तियों गिरा देते हैं, अतः इन्हें पतझड़ वाले वन कहा जाता है। वृक्ष साल, शीशम, सागौन, आम, नील, बरगद, चंदन, महुआ, हल्दू, साखू, पकर, गुल्लर। विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ये वन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनसे टिकाऊ लकड़ी मिलती है। आकरी का मतलब प्राचीनतम या पुरातन होता है। गोदावरी नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वृक्षों की छाल मोटी, पत्तियां चिकनी व जड़ें काफी गहरी होती हैं। इनको कांटेदार वन कहा जाता है। वृक्ष खैर, बाबूल, नागफनी, खेजड़ा, करिल, आंवला। विस्तार राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक। डेल्टाई वन, इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में फैले हैं। इन वनों की ज्वारीय वन भी कहा जाता है। इसमें मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं, अतः इन्हें मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। इनमें सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। पर्वतीय वन, ये वन हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी प्राकृतिक ऊंचाई के साथ बदलती है। इसको मैप के थ्रू दर्शाया गया है, जैसे कोई वनस्पति नहीं इस पर। और 4800 मीटर टुंडा प्रदेश, 4500 मीटर कोड़धारी वन, 2500 मीटर शीतोष्ण कटिबंधीय वन, 150 मीटर 1500 मीटर सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन हैं। जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग कृषि में किया जाता है 78%, ऊर्जा 13%, घरेलू गृहकार्य 6%, उद्योग 3%, मवेशी जानवरों के लिए शेष। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ कृषि व जल संसाधन मानसून पर निर्भर रहते हैं। वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का अत्यधिक तेज होना, किसानों की अशिक्षा, सिंचित साधनों का वितरण में सिंचाई महत्वपूर्ण साधन है। नलकूप ट्यूबवेल 38%, नहरें 32%, कुआं 21%, तालाब 9%। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि 690 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। इसमें सतलज व व्यास के जल को मिलाया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। विस्तार इसका कहाँ है देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर निर्मित है। भारत की महत्वपूर्ण नहरें ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी, जो कि हरिद्वार के निकट से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर। निचली गंगा नहर या नरोरा बुलंदशहर से निकाली गई है। यह मैनपुरी में ऊपरी गंगा नहर से मिल जाती है। सिंचित क्षेत्र बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, कौशाम्बी। पूर्वी यमुना नहर, इसका उद्गम सहारनपुर से माना जाता है। यह यमुना नदी से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। भारत में सबसे पहले सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। भारत में नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो कि 5 बड़ी नहरें बनाई थी। भारत में सबसे पहले सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इस कर का नाम था हके सर्ब। सिंचित क्षेत्र मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ। शारदा नहर,
यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यह बनवासा नैनीताल में शारदा नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र सहारनपुर, बाराबंकी, पीलीभीत, सीतापुर, खीरी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद। आगरा नहर यमुना नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, गुड़गांव, भरतपुर, दिल्ली। बेतवा नहर, यह बेतवा नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र झांसी, जलौन, हमीरपुर। माता टीला नहर, यह बेतवा नदी से निकाली गई है। बेतवा का मतलब गुरुसराय मंदिर। सिंचित क्षेत्र ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, भिंड, ग्वालियर, दतिया। दतिया 108 जैन मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। पश्चिमी यमुना नहर, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये हरियाणा के ताजे वाल से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र करनल, रोहतक, सोनीपत, जिंद, अंबाला, हिसर, कुरुक्षेत्र। सरहिंद नहर या रोपड़ पंजाब में सतलज नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र पटियाला, भटिंडा, लुधियाना, फरीदपुर, फिरोजपुर। बीकानेर नहर, यह सतलज नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र बीकानेर, फिरोजपुर। त्रिवेणी नहर, यह गंडक नदी से निकाली गई है। सिंचित क्षेत्र बिहार। एंडन नहर, यह दामोदर नदी से निकाली गई है। इसमें 1000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। यह पश्चिम बंगाल की मुख्य नहर है। मंटूर नहर, यह कावेरी नदी से निकाली गई है। इसमें तमिलनाडु के सलेम एवं कोयम्बटूर जिले की सिंचाई होती है। केंद्रपाड़ा नहर, ये ओडिशा राज्य की मुख्य नहर है। यह विरुत्पा नदी से निकाली गई है। नहर से सर्वाधिक सिंचित राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश से किया जाता है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। कुआं से सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। तालाब से सर्वाधिक सिंचित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सिंचित क्षेत्र मिजोरम। भारत में सर्वाधिक नलकूप व नहरें उत्तर प्रदेश में हैं। नदी घाटी परियोजना, नदियों में आने वाली बाढ़ एवं नियंत्रण करने व सिंचाई का विकल्प बनाने के लिए नदियों पर सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं निर्मित की। जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। भारत ने अमेरिका से नदी घाटी परियोजना का विचार प्राप्त किया था। भारत में सर्वप्रथम दामोदर घाटी निर्गम 1948 में बनाया गया। अमेरिका की टेनिस नदी घाटी परियोजना की नकल करते हुए सरकार ने देश में सर्वप्रथम दामोदर घाटी परियोजना शुरू की। दामोदर घाटी परियोजना भारत में बनने वाली पहली परियोजना थी। दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना दामोदर नदी पर निर्मित है। दामोदर हुगली की सहायक नदी मानी जाती है। यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। दामोदर घाटी पर निर्मित बांध तिलिया, मैथान, कोनार, पांचेत। दामोदर घाटी का विद्युत गृह बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुर। दामोदर घाटी से संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड। यह परियोजना 1954 में शुरू की गई। पहले 1948 में दामोदर घाटी निर्गम बनाया गया बांध विद्युत गृह। भाखड़ा का मतलब होता है बांध, नागल का मतलब विद्युत गृह होता है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह सतलज नदी पर निर्मित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। यह विश्व का सबसे गुरुत्विक ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध से लाभान्वित राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान।
जल को एकत्रित करने के लिए एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसे गोविंद सागर कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। नागल में ताप विद्युत गृह बनाया गया है। भाखड़ा नागल से लगभग 10 किलोमीटर स्थित है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में स्थित है। यह महानदी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। 3 बांध बनाए गए हैं: हीराकुंड बांध, तिरकापाड़ा बांध, नाराज बांध, चिपलिया में शक्ति विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। कोसी परियोजना यह कोसी नदी पर निर्मित है। यह बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना जाना जाता है। मुख्य उद्देश्य कोसी पर प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकना था। नेपाल के हनुमाननगर में एक कंकड़ा बांध बनाया गया है। दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर जिलों की सर्वाधिक सिंचाई व विकास संभव हुआ। रिहंद नदी परियोजना यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ एक कृत्रिम झील निर्मित की गई जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहा गया। सोन नहर इसी से निकाली गई है। ओबरा में शक्ति केंद्र बनाया गया। चंबल घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल नदी पर निर्मित है। 3 बांध बनाए गए: राणा सागर बांध राजस्थान में, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, जवाहर सागर बांध राजस्थान। नर्मदा घाटी परियोजना यह भारत की 5वीं विशालतम परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे इंदिरा सागर परियोजना कहा जाता है। शारदा सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसी बांध की ऊंचाई को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे मेधव पाटेकर। टिहरी बांध परियोजना यह भागीरथी व भिलगिन्ना नदियों के संगम पर निर्मित है। यह एशिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च चट्टानी बांध है। यह उत्तराखंड में स्थित है। यह एक कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसे स्वामी रामतीर्थ सागर कहा गया। कोटेश्वर में एक संतुलन बांध बनाया गया। परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा गया: केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना। परियोजना संबंधित राज्य नदी: चंबल परियोजना जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंबल नदी पर बना हुआ है। मयूरक्षी परियोजना बंगाल मयूरक्षी नदी पर। मंचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मंचकुंड में बना हुआ है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल हुगली नदी पर। रंजीत सागर परियोजना पंजाब रावी नदी पर। कोयना परियोजना महाराष्ट्र कोयना नदी पर। पोचमपात परियोजना आंध्र प्रदेश गोदावरी। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा नदी। उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। धुलहस्ती जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। बगलिहार जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। थीन बांध परियोजना पंजाब रावी नदी। नाथपा साकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर झेलम नदी। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। लक्ष्मी सागर परियोजना उत्तर प्रदेश बेतवा नदी। राणा सागर परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार कांगसावती नदी पर। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी। माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बेतवा नदी पर बना हुआ है।
आज हम लोग भारतीय भूगोल में बंदरगाह पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंदरगाह भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह पश्चिमी व पूर्वी तटों पर स्थित हैं। 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर पूर्व में स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह अगला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नवा शेवा मुंबई में स्थित है। मरमा गोवा गोवा राज्य में। न्यू मंगलोर कर्नाटक। कोची बंदरगाह केरल। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह पश्चिमी बंगाल। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। पारादीपी बंदरगाह उड़ीसा। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु। बंदरगाह और पत्तन एक ही चीज हैं। भारत में सर्वाधिक लैगून झील केरल में है। भारत का आयत बंदरगाह कांदला बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत में लैगून झील पर स्थित बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कांदला बंदरगाह है। न्यू मंगलोर बंदरगाह से कर्नाटक कुंदेरमुख के लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत का मत्स्य बंदरगाह तूतीकोरन। भारत का रसायन बंदरगाह दहेज है। किरीबुरु लौह अयस्क खान के लोहे का निर्यात पारादीपी बंदरगाह से जापान को किया जाता है। मुंबई बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे भारत का द्वार कहा जाता है। यह लगभग 12 मीटर गहरा है। यहाँ से मुख्यतः सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। अन्य निर्यातक मध्ये कपास मशीनरी विनिर्माण वस्तुएं। आयात मध्ये तेल एवं लुब्रिकेट्स इलेक्ट्रॉनिक सामान। कांदला बंदरगाह गुजरात का ज्वारीय बंदरगाह है। ये भुज की रन में स्थित है। इसे FTZ घोषित किया गया। यह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन माना गया है। कांदला बंदरगाह का विकास कराची बंदरगाह के पाकिस्तान चले जाने के बाद उसकी कमी को पूरा करने हेतु किया गया है। निर्यातक मध्ये हड्डियां कपास मशीनरी वस्तुएं। मरमा गोवा पत्तन गोवा राज्य में स्थित है। यह जुआरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सुरक्षित एवं प्राकृतिक पोत्राशय है। यह भारतीय नौसेना हेतु जहाज बनाए व उनके रख रखाव का प्रबंध भी किया जाता है। यहाँ से काजू पान के पत्ते व कागज का निर्यात किया जाता है। चेन्नई पत्तन यह पूर्वी तट पर स्थित है। यह चेन्नई के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ भारत का एकमात्र कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह है। यहाँ एक साथ 22 जहाज आ सकते हैं। यह पत्तन बर्किंघम नहर को काम्बरजुआ नहर से जोड़ता है। बर्किंघम नहर भारत की एकमात्र नौकायन नहर है। एन्नोर तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला निर्गमित बंदरगाह एन्नोर पत्तन है। इस बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह माना जाता है। इसे तमिलनाडु के विद्युत बोर्ड के लिए कोयले की ढुलाई हेतु विकसित किया गया है। नवा शेवा बंदरगाह इसे जवाहरलाल नेहरू ने पत्तन भी कहा जाता है। इसका विकास मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है। यह एक विश्व स्तरीय पत्तन है। इसे कोची बंदरगाह भी कहा जाता है। यह लैगून पर
बना हुआ एकमात्र बंदरगाह है। यह मलवारा तट पर स्थित है। कोलकाता बंदरगाह एक नदी पत्तन है। यह हुगली नदी पर स्थित है। इसका मुख्य पोतराशय खिदरीपुर में स्थित है। कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया है। हल्दिया बंदरगाह का विकास कोलकाता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। पारादीप पत्तन यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह देश के गहरे जल वाला बंदरगाह है। न्यू मंगलोर यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी तट पर स्थित है। केंद्र मुख्य के लोहे अयस्क को इसी बंदरगाह से भेजा जाता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 17 द्वारा जुड़ा हुआ है। विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज एक पहाड़ी इस बंदरगाह को समुद्री तूफानों से सुरक्षित रखता है। तूतीकोरन यह तमिलनाडु में स्थित पूर्वी तट का बंदरगाह है। इसे मतस्ता पत्तन कहा जाता है। यह समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज 5 किलोमीटर दूर ही खड़े रहते हैं। यहाँ एक खुला बंदरगाह है। यह से मुख्यतः कोयले का निर्यात होता है। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।